नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हुआ पेश। कल आएगा बजट से पहले पीएम मोदी का हंगामे पर विपक्ष को कड़ा संदेश। लोकसभा में नीट पर जोरदार हंगामा। राहुल गांधी बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड। शिक्षा मंत्री ने कहा चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पहचान बताने के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस। 26 जुलाई को अहम सुनवाई। आरएसएस के कार्यक्रम में अब शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी। मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश। फैसले पर विपक्ष हुआ हमलावर। बांग्लादेशी शरणार्थियों के समर्थन वाले बयान पर घिर गई ममता बनर्जी। चारों तरफ हो रही किरकिरी। बीजेपी ने बयान को शर्मनाक बताकर किया जमकर विरोध। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मानसून सत्र की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले हंगामे पर विपक्षी सांसदों को कड़ा संदेश भी दिया है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद जो पहला सत्र था उसमें 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म दिया उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री के गला घोटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपरा में कोई स्थान नहीं हो सकता और इन सबको उसका पश्चाताप भी नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। तो वहीं बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल की यात्रा की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा। आज पीएम मोदी ने विपक्ष को नसीहत तो दी, लेकिन क्या विपक्ष मानेगा? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई बजट सत्र आने वाला है और देश के लिए चुनाव हो गए। 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। चुनाव से पहले 6 महीने पहले से आप राजनीति कीजिए, लोकसभा संसद का इस्तेमाल अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए कीजिए, बट फॉर गॉड सेक ये 4 साल जो है बीच का, वो देश के लिए कुछ काम कर लो। जिस तरह से हुड़दंग उपद्रव सदन के अंदर होता है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जनता के फैसले का ये अपमान है। लोगों ने चुन के भेजा है। कुछ लोगों को जिम्मेदारी जनता ने दी है कि सरकार चलाए, कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आप विपक्ष में काम करें। लेकिन जिस हिसाब से 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, उसको लेकर के वो बड़े नाराज थे कि ये सही परंपरा जो है राहुल गांधी की तरफ से उसको निभाया नहीं जा रहा है। और इसलिए कल जब बजट पेश किया जाएगा, दुनिया की निगाह होगी कि इस बजट में मिडिल क्लास को राहत क्या मिल रही है, देश को विकास के रास्ते पे कैसे ये बजट आगे लेकर के जाएगा, महंगाई बेरोजगारी के ऊपर कैसे मोदी सरकार लगाम लगाएगी। साथ ही साथ लोगों की नजर विपक्ष पे भी होगी कि ये फिर कहीं हुड़दंग तो नहीं करते। बिल्कुल। तो बजट सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से अपील की है कि संसद का समय ना बर्बाद करे, पर यह बात विपक्ष को कहां समझ में आने वाली। आज संसद में नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रश्नकाल के दौरान नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर बवाल किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने परीक्षा सिस्टम को बकवास ही बता दिया।
भारतीय परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड राहुल गांधी ने कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि करोड़ों लोगों का मानना है कि अगर आपके पास पैसा है, आप अमीर है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। राहुल गांधी के भाषण पर फौरन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी तो पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही फ्रॉड बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं। आपने एक ही ब्रश में सब कुछ काला पेंट कर दिया कि हिंदुस्तान का कोई भी परीक्षा सिस्टम जो है वो प्रमाणिक नहीं है। भाई, यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं, आईआईटी का भी एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। खबरें आती है कि मजदूर का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा वो टॉप करता है। समझ में नहीं आता। फिर आप ये सड़क छाप किस्म का लॉजिक नेता प्रतिपक्ष होकर के अगर आप दोगे तो आपसे तो सवाल पूछा जाएगा फिर कि शिक्षा प्रणाली जो एंट्रेंस को लेकर के इतना बवाल है, तो पहले आप बता दो कि आपका एडमिशन जो सेंट स्टीफेंस में हुआ था वो किस प्रणाली के तहत हुआ था। नंबर आपने लाया था कि उसमें भी फर्जी सर्टिफिकेट लगा दिया था स्पोर्ट्समैन का। शूटिंग करते हैं, रिवॉल्वर चलाते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया गया, बवाल मचा, फिर नाम कटा करके भागे। ये शायद पास भी नहीं किए थे। 1 साल सेंट स्टीफेंस में एडमिशन इनका हुआ था। तो ये पेपर लीक की जहां तक बात है, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है। सरकार एक्शन ले रही है, एक्शन लेना भी चाहिए। और कोई आदमी ये कहे कि ये पेपर लीक का धंधा अभी शुरू हो रहा है, ये तो फिर अनर्गल बात हो गई। ये जो रैकेट है, आज कोर्ट में बताया गया 25,000 करोड़ रुपए का रैकेट है। ये सालाना इससे कमाए होते 25,000 करोड़ रुपए। इसमें ट्यूशन माफिया से लेकर के सारे लोग। और एक बात का सवाल का जवाब देते राहुल गांधी। कपिल सिब्बल जब यूपी में मंत्री थे तो 3 कानून एग्जाम को लेकर के कड़े कानून लाने की घोषणा की गई। आपने पास क्यों नहीं किया उसको? लोग तो कहते हैं कि यूपी के लोग जो है वो ट्यूशन और कोचिंग माफिया से पैसे खा करके बैठ गए ये लोग। क्या ये सच नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? और रही बात इस केस की, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में पेपर लीक हुआ हो ऐसा केस दिख नहीं रहा है। तो खैर, कोर्ट में जो कुछ हो रहा हो, लेकिन एक बात तो सही है, पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये नुकसानदेह है। एक भी व्यक्ति को अगर ये लगता है, ये एहसास होता है कि भाई ये परीक्षा जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए, कड़े एक्शन होने चाहिए। और पेपर लीक के मामले में मृत्यु दंड दिया जाए, ये मांग विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन लोग करेंगे नहीं, क्योंकि जहां जहां ये रैकेट है वहां वहां नेता है। कोई उस पार्टी का नेता, कोई इस पार्टी का नेता, कोई उस पार्टी का नेता, कोई उस पार्टी का फंड करने वाला। तो ये सब हमाम में सारे लोग नंगे हैं। लेकिन राहुल गांधी का अंदाजे बयां देखिए, जो कहते हैं ना बिगड़ैल शहजादा। भाई, ये शिक्षा मंत्री को आप एड्रेस कर रहे हो, वो कोई कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है। आपने कह दिया कि मुझे लगता है कि मंत्री को कुछ पता ही नहीं भाई देश में क्या चल रहा है, आज सबसे ज्यादा ज्ञानी आप ही हैं। लेकिन वो तो सभ्य आदमी है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारे संस्कार वैसे नहीं है कि हम पलट के इस तरह का जवाब दे। लेकिन कोई हमें मेरी मोरालिटी, मेरे ज्ञान, मेरे कैलिबर के ऊपर, मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर कोई सर्टिफिकेट ना बांटे, इतना कह दिया। थोड़ा ज्यादा कहते तो उचित होता।
अगली खबर में बात नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल ढाबा के मालिकों के नाम लिखने के सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहचान बताने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 26 जुलाई को होगी। विपक्ष के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज यह हुआ कि आप नाम बदल के मुसलमान हो, शिव जी का नाम लेके, गंगा मां का नाम लेके, दुर्गा मां का नाम लेकर के आप हिंदी नाम से ढाबा खोलोगे तो देश का सेक्युलरिज्म बच जाएगा। आप लोगों को धोखा देके कि शुद्ध शाकाहारी भोजन यहां मिलता है, अंदर बिरयानी पका करके लोगों को खिलाओ, सेक्युलरिज्म जिंदा रहेगा, संविधान बच जाएगा। क्या मजाक हो रहा है बताइए? इस तरह के फैसले जो लोगों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करते हो। भाई, नाम आपका है, नाम लिखने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? और आपने क्या समझ लिया है कि कांवड़िया अगर नाम देख लेगा कि भाई ये मुस्लिम नाम है तो खाना नहीं खाएगा? यही हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म? इतना ही भरोसा है आपको सेक्युलरिज्म के ऊपर कि नाम देखने से इंसान उस दुकान में जाने ना जाने का फैसला कर लेगा? तो इसका मतलब यह है, अगर यह बात एक हकीकत है तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में ये जो गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको उठा करके नाले में फेंक दो। छलावा है ये इसका मतलब। जज साहब ने खुद कहा कि मैं इससे पहले केरल में था तो शुद्ध शाकाहारी 2 रेस्टोरेंट थे अगल बगल, एक हिंदू का एक मुसलमान का। मैं मुसलमान के इसमें जाता था, तो फिर बैन क्यों लगवा दिया? इंटरिम ही सही, लेकिन एक डायरेक्शन तो आपने दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर में जो सिस्टम है, जो मानसिक गुलामी का जो पूरा सिस्टम इस देश में एग्जिस्ट करता है, वहां हिंदुओं की भावना का कोई कद्र नहीं है। हिंदुओं को ठग लो, झूठ बोल करके मां गंगा वैष्णव ढाबा और अंदर बिरयानी, नॉनवेज, अंडा, प्याज, लहसुन सब चल रहा हो, कोई नहीं इस देश में टोकने रोकने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से अब यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपने इस केस में इस तरह का इंटरिम रोक लगाया है तो इन्हीं दोनों जज से यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में फिर हलाल सर्टिफिकेशन क्यों चल रहा है। दोनों चीज तो नहीं होगा। अगर इस देश में कानून जो है इक्वली सब जगह लागू होता है तो तब तो हलाल सर्टिफाइड फूड भी बाजार से हट जाना चाहिए। तो इस देश में देखिए क्या दिक्कत है कि हिंदू जो है ना, यही अपनी ऐसी की तैसी कराने में जुटे हुए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संविधान से भाई कानून पास किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। यूपी सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था, एमपी की तरफ से कोई वकील नहीं था, उत्तराखंड की तरफ से वकील नहीं था, और आपको करना ही था। एक दिन के बाद आप सुनवाई करते कि भाई इन लोगों के वकील को भी बुलाओ। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा जजमेंट है जिस पे सिर्फ हंसी ही आ सकती है। इस देश में दोगलापन का जो है बोलबाला चल रहा है। जी
अब बात करते हैं मोदी सरकार के एक ऐसे फैसले की जिस पर सुबह से ही राजनीति जारी है। सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। मोदी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल के बाद हटा दिया है। इस आदेश के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है। विपक्ष इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखकर इसका विरोध किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस फैसले को वापस लेने की डिमांड रख दी है। साथ ही विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। क्या दिक्कत है विपक्षी पार्टियों की, क्यों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं? देखिए, यह फैसला बहुत समय लग गया सरकार को लेने में। मोदी सरकार जिस दिन आई, अगले दिन पहला आदेश यही आना चाहिए था। 10 साल लग गए लाने में। क्यों? इतना प्रपंच, इतना प्रोपेगेंडा, सब कुछ है। अरे भाई, जब इस देश का प्रधानमंत्री ही आरएसएस से है तो बाकी लोगों की क्या विसात है? अजीब कहानी है। कई सारे मंत्री आरएसएस से हैं, मुख्यमंत्री आरएसएस से हैं, प्रधानमंत्री स्वयं आरएसएस के हैं, गवर्नर आरएसएस के हैं। क्या दिक्कत है? सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठा करना है। अब ये फैसला कि काम नहीं हो सकता, सरकारी अधिकारी जो आरएसएस ज्वाइन नहीं कर सकते, आरएसएस के ऊपर ये पाबंदी जो लगा दी गई थी, तो कोई आदमी ये भी सोचे कि भाई पाबंदी लगाई क्यों गई थी? पाबंदी इसलिए लगाई गई थी, ये आजकल राहुल गांधी जो संविधान लेकर के घूम रहा है, उसी में लिखा हुआ है कि गौवंश हत्या, काउ स्लॉटरिंग, उस पर सरकार बैन लगाएगी। ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए। यह संविधान में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर 4। अब इसके लिए 1966 में आरएसएस और उस समय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट का घेराव किया और तथाकथित संविधान के रक्षकों ने, डेमोक्रेटिक लिबरल इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई थी। इस देश में गौ हत्या बंद हो, इसके लिए लोगों ने जान दी। इतिहास की किताबों से इस पन्ने को फाड़ के फेंक दिया इन वामपंथियों ने। मीडिया वाले भी याद नहीं करते। ये मानसिक गुलामी की निशानी है। ये हिंदू लोग इस तरह से आप देखिए जलील होते हैं रोज, उसका कारण ही यही है। गौरक्षकों को विलेन की तरह ट्रीट किया जाता है। एक खबर, और जबकि ये संविधान में लिखा हुआ है कि इस देश में पाबंदी होगी गौ हत्या पे, काउ स्लॉटरिंग पे, और उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट के में लोग घेराव करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इंदिरा गांधी गोलियां चला देती हैं, दर्जनों लोगों की मौत हुई। लेकिन ये कहानी कहीं कोई नहीं बताता। और जब मामला ये भड़का तो सबसे पहला काम किया इंदिरा गांधी ने, ये आदेश लगाया। 58 साल के बाद अब इसको जो है पलटा गया है। ये फैसला स्वागत योग्य है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेशी शरणार्थियों के समर्थन वाले बयान पर बुरी तरह से घिर गई है। दरअसल शहीद दिवस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा था कि बांग्लादेश से कोई शरणार्थी हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा तो हम उसे शरण जरूर देंगे। ममता ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का हवाला दिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी मुल्क शरणार्थियों की रिस्पेक्ट करेगा। ममता बनर्जी का कहना था कि अगर हिंसाग्रस्त बांग्लादेश के लोग दरवाजा खटखटाने आएंगे तो हम उन्हें शरण देंगे, अगर लोग मजबूर होकर बंगाल आएंगे तो हम उन्हें जगह देंगे और राहत भी दिया जाएगा। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ममता के बयान पर सख्त ऐतराज जताया और कहा कि ममता बनर्जी का हिपोक्रेसी उजागर हो गया है। ममता ने सीए के तहत प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, पारसियों और ईसाइयों को शरण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बांग्लादेश से शरणार्थियों का स्वागत करना चाहती है। क्यों अचानक से ममता बनर्जी के दिल में बांग्लादेशियों के लिए इतना प्यार उमड़ पड़ा है? देखिए, बांग्लादेशियों के लिए कोई प्यार नहीं है। यही बांग्लादेशी रोहिंग्याज और घुसपैठियों के खिलाफ राजनीति करके ममता बनर्जी यहां तक पहुंची है।
100 बात की एक बात, जब ये विपक्ष में थी, जब ये मुसलमान वामपंथियों को वोट करते थे तो रोती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कि हमारे देश में बांग्लादेशी घुस आए हैं, घुसपैठियों को बाहर करो। पूरा का पूरा फाइल स्पीकर के सिर पे मार दिया था। ये अखिलेश यादव की पार्टी के एक एमपी वो जाकर के बीच बचाव करने के लिए गए तो उनको घूंसा मार रही थी ममता बनर्जी, किस बंगाल को बचा लो, ये बांग्लादेशी घुसपैठी घुस के बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए ये गिरगिट की तरह रंग बदलने की, इसी को तो राजनीति कहते हैं। लेकिन भाई ममता बनर्जी है कौन, नाम इनका बदल दिया जाए। ये बंगाल की प्रधानमंत्री हो गई है, बंगाल देश से अलग हो गया है, बंगाल एक अलग राष्ट्र बन गया है, क्योंकि वो तो कह रही थी कि बंगाल का हिंदुस्तान से हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। भाई आप हैं कौन, बॉर्डर आप खोल दोगे, बॉर्डर पे स्टेट गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। ये किसको बेवकूफ बना रहे, खैर मुसलमानों को बेवकूफ बना रही है और मुसलमान बेवकूफ बनते हैं। मुबारक हो ममता बनर्जी को भी और बंगाल के मुसलमानों को भी। वो कह रही कि भाई हम अंदर बुलाएंगे, सब कुछ करेंगे, ये देंगे वो देंगे। भाई बॉर्डर तो आपके इशारे पे खुलेगा नहीं, आपके इशारे पे खुलेगा नहीं। भाषण देते देते रविशंकर प्रसाद कह रहे बस सीए का विरोध करती है ये। भाई किसने करती है आपको किसने अधिकार दे दिया, किसको नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये केंद्र सरकार तय करता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। तो आप देखिए कि एक ही मुद्दे पे 1 घंटे के अंदर 10 झूठ बोल गई ममता बनर्जी। क्यों, मुसलमानों को खुश करना है, झूठ बोल के। तो आजकल तो झूठ का बोलवाला है, मुस्लिम दुकानदार भी झूठ नाम बदल के ढाबा खोल रहे हैं, तो ममता बनर्जी झूठ बोल के मुसलमानों को गफलत में डाल रही है। तो हमारा देश जो है वो झूठ बोलने में जो है वो माहिर होने वाला सबसे अग्रणी देश बनता चला जा रहा है। जिसको जो झूठ बोलना है, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता हो, सब झूठों के सरदार इकट्ठा हो गए इंडी गठबंधन में। तो ये तो कोई सवाल मुस्लिम नेताओं को पूछना चाहिए कि भाई ये किसने अधिकार आपको दे दिया कि आप बॉर्डर खोल दोगे या सीए का विरोध करोगे या फिर हिंदुस्तान से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हो। तो ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के पास बंगाल में कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं बचा है। वहाँ इंडस्ट्री, जो रोजगार, एजुकेशन, सब की हालत खराब है। तो राजनीति तो करनी है, तो कैसे किया जाए। तुम 30+% 30% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है बंगाल में, तो उनको इसी तरीके से बरगलाना, इसी तरह से आंखों में धूल झोंकना, झूठ बोलकर उनको फंसाए रखना, यही इनका मकसद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।